डियर स्टूडेंट्स, तो आज 11.3 क्वेश्चन नंबर 3 से हम करेंगे, क्योंकि इससे प्रीवियस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर चुके थे। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट एक दफ़ा हम बुक से देखते हैं और फिर हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपने भी अपनी अपनी बुक्स सामने रखनी है और स्टेटमेंट को बुक से पढ़ना है। अ मैन ऑन द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई लाइट हाउस। अब ये जो क्वेश्चन है ना, बेसिकली हमारा मेन काम होता है सोल्यूशन। तो ये वर्ड्स प्रॉब्लम है। एक लाइट हाउस है, उसके ऊपर उसकी एक मतलब उसकी ज़मीन से लेकर एक अगर घर है ना, तो उसकी ऊंचाई होती है, उसकी जो ऊपर हाइट है ना, उस पर एक आदमी को चढ़ा दिया गया है जो कितने मीटर है, 100 मीटर ऊपर है ज़मीन से। और उसमें नीचे दो शिप्स हैं ऑन द सेम साइड विद एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल दो तरह का होता है। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब आप ज़मीन पे खड़े हैं, आप अपनी आंख से ऊपर की तरफ देख रहे हैं और ऊपर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है। उस ऑब्जेक्ट का आपकी आंख के साथ जो एंगल बन रहा होगा ना, अपवर्ड एंगल, उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है कि अगर आप किसी हाइट पे ऊपर की तरफ खड़े हैं और नीचे कोई ऑब्जेक्ट है, आप जैसे शिप्स हैं उनकी तरफ देख रहे हैं, तो आपका उन डाउनवर्ड यानी कि उस नीचे वाली चीज़ के साथ जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। उम्मीद करती हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन की आपको समझ आ गई होगी। अपवर्ड एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, डाउनवर्ड एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। अब आदमी की आंख के साथ जो एंगल बन रहा है ना, 17 और फिर 19 रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले 17 फिर 19 है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। तो हमने शिप्स के दरमियान फासला मालूम करना है। अब इसी को मैं जब डायग्राम बनाऊंगी तो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया है कि ये एक लाइट हाउस है जिसकी जो हाइट है वो कितनी है, 100 मीटर है। अब इस लाइट हाउस के ऊपर यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और नीचे दो शिप्स हैं। एक लेट्स सपोज शिप ये है और दूसरी शिप यहाँ पे है। तो ये शिप इस लाइट हाउस से मतलब इस तरह से इतने फासले पे इस तरह से है। तो ये इस तरह गिवन है। अब ये कहा गया है कि ये जो दो शिप्स है ना, एक का एंगल आपके पास 17 है, क्वेश्चन के अंदर बताया गया है रेस्पेक्टिवली, मतलब पहले का 17 दूसरे का 19। तो ये दो शिप्स के दरमियान जो फासला है ये हमने फाइंड करना है। मैं इसको ए का नाम दे देती हूँ, इसको बी का। तो फिर हम इस पॉइंट को सी का और इसको डी का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन गई, एक ट्रायंगल ए सी डी और इसके अंदर एक छोटी ट्रायंगल बी सी डी बन गई। अब प्यारे बच्चों, ये जो फासला है ना, ए बी डिस्टेंस, बेसिकली ये हमने मालूम करना है। दो शिप्स के दरमियान फासला ए बी, ये हम फाइंड करेंगे। ए बी फाइंड कर सकते हैं अगर हमें बी सी पता हो, मतलब ये बी सी, और तब यहाँ से ए बी निकल सकता है। ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये आगे हम करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें, ये एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। कोस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि अमूद बटा वितर और ये कायदा बटा वितर, ये आपने पहले मैट्रिक में भी पढ़ा होगा। और टैन क्या होता है, साइन बाय कोस। अब हाइपोटेन्यूज तो दोनों में कट जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस अमूद बटा कायदा। तो हम देखेंगे हमने यहाँ पे क्या अप्लाई करना है। बेसिकली टैन ही होगा, लेकिन क्यों होगा उसकी रीज़न मैं आपको आगे बताती हूँ। ए बी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें बी सी पता होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस है ए सी, मैं यहाँ से ये लिख सकती हूँ कि ए सी किसके इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक का फासला, ये फासला और ये फासला बराबर, मतलब ये और ये अगर ऐड करें तो टोटल ए सी आएगा। बराबर तो नहीं हो सकता ना। देखें, ए से सी डिस्टेंस जो है वो ए बी और बी सी का सम है। तो मैं ए सी को ये लिख सकती हूँ कि ए सी ए बी प्लस बी सी का सम है। यहाँ से यहाँ तक का फासला, ये फासला और ये फासला बनता है। अब वैल्यू हमें ए बी की चाहिए, मैं ए बी को इधर ही रहने देती हूँ, बी सी को इधर ले आती हूँ। ए सी माइनस बी सी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए बी, यानी कि जो डिस्टेंस ए बी हमें फाइंड करना है उसके लिए हमें ए सी डिस्टेंस चाहिए यहाँ से यहाँ तक और बी सी चाहिए। फिर हम दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू ए बी आ जाएगी। अब ए सी निकालने के लिए ए सी हमें बड़ी ट्रायंगल यूज़ करनी पड़ेगी, बी सी ये फासला निकालने के लिए हमें ये छोटी ट्रायंगल बी सी डी यूज़ करनी पड़ेगी। तो पहले मैं ए सी फाइंड करने लगी हूँ। ए सी फाइंड करने के लिए हम ट्रायंगल यूज़ कर लेते हैं, जो बड़ी ट्रायंगल है ए सी डी। ए सी डी मैं इस ट्रायंगल को यूज़ करूँगी। अब मैंने आपको बताया, देखिए प्यारे बच्चों, ए सी हमने निकालना है और ये जो डी सी है ये हमारे पास है। परपेंडिकुलर और बेस, ये दोनों चीज़ें किस में आती हैं, टैन में, मतलब हमने यूज़ क्या करना है, टैन करना है। साइन और कोस हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, तो मैं पहले फार्मूला लिख रही हूँ। टैन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इस बड़ी ट्रायंगल का एंगल ये बाहर वाला जो पहले है, तो थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। परपेंडिकुलर ये वाला फासला ये 100 है और बेस इस ट्रायंगल में ये है, बेस ये अमूद है ना, ये कायदा है बेस ए सी। तो यही तो वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसलिए हमने ये ट्रायंगल ली थी। अब यहाँ पे आपने आगे ये जो काम है ये सारा कैलकुलेटर पे करना है। ए सी फाइंड करना है, मैं ए सी को इधर ले आती हूँ और 100 डिवाइडेड बाय 10 17 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा।
ये इस तरह से, मतलब मैं इस वैल्यू को उधर ले गई और ये इधर आ गया। तो ए सी आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 1017 का आंसर जब आप कैलकुलेटर पे निकालेंगे तो ये आएगा 0.3057। तो ए सी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब 100 को जब इस पे डिवाइड करेंगे ना तो आंसर आएगा 327.08। ए सी तो हमने बड़ी ट्रायंगल को यूज़ करते हुए फाइंड कर ली है। इक्वेशन 1 में हमें वैल्यूज पुट करके ए बी बेसिकली फाइंड करना है। ए सी आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू किसकी रह गई, बी सी। बी सी किस में आ रहा है, इस छोटी ट्रायंगल में आ रहा है। तो अब मैं कौन सी ट्रायंगल यूज़ करूँगी, इन ट्रायंगल बी सी डी, ये वाली ट्रायंगल। इसमें ये एंगल है, ये परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड मुझे यहाँ से यहाँ तक मालूम करनी है। परपेंडिकुलर और बेस में अगेन 10, तो 10, अब यहाँ पे थीटा कितना है, 19 है। परपेंडिकुलर की वैल्यू 100 है और बेस इस छोटी ट्रायंगल में ये बी सी, तो बी सी ही हमने फाइंड करना है। बी सी को इधर ले आएंगे तो 1019 बी सी की जगह पे आ जाएगा, और 1019 आप प्यारे बच्चों कैलकुलेटर पे जब वैल्यू निकालेंगे ना तो ये आपके पास आएगी 0.3443। 100 को इस वैल्यू पे डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आएगा 290.42। तो ए सी और बी सी, पहले हमने बड़ी ट्रायंगल यूज़ की ए सी डी, जिसमें से हमने ये ट्रायंगल यूज़ करते हुए ना ए सी डी वाली ये फाइंड कर लिया ए सी। फिर बी सी फाइंड करना था तो ट्रायंगल बी सी डी में से हमने फाइंड कर लिया। अब इसको 1 में पुट करेंगे ताकि ये जो फासला पूछा गया है ना, दो शिप्स के दरमियान फासला ए बी, ये हम फाइंड कर लें। तो अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को 1 में पुट करेंगे। देन इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स ए बी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। तो ए सी जो डिस्टेंस आया है ये 327.08 आया और बी सी 290.42। अगर इन दोनों को माइनस करें तो कैलकुलेटर पे माइनस करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 36.68 मीटर। दो शिप्स के दरमियान जो फासला होगा वो इतना होगा। ये हमने ए सी पुट किया माइनस बी सी। इक्वेशन नंबर 1 ये थी ना, ए बी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। प्यारे बच्चों एक दफ़ा स्टेटमेंट देखते हैं, फिर आगे सोल्यूशन मैं करवाऊंगी आपको। इसमें ये कहा गया पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स इन लाइन विद अ ट्री। एक ट्री है, उसके ऊपर 2 पॉइंट्स हैं एक लाइन के अंदर। पी और क्यू का जो डिस्टेंस है, फासला है, वो 30 मीटर है। और एंगल ऑफ एलिवेशन, ट्री के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन पी और क्यू बन रहा है वो 12 और 15 है रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले 12 है फिर 15 है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। पहले एक लाइट हाउस की हाइट 100 मीटर थी, अब वही हाइट, मतलब सारी चीज़ें वही हैं। एक पी और पी क्यू पॉइंट के दरमियान फासला गिवन है और एंगल भी दिया गया है और हमने ट्री की हाइट फाइंड करनी है। तो अब हम देखें इसकी एक ट्रायंगल सी बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये देखें, ये मैंने यहाँ पे एक ट्री ले ली है। ये ट्री कितने मीटर हाइट है इसकी, ये हमने बेसिकली फाइंड करनी है। अब इस ट्री के साथ एक लाइन के अंदर 2 पॉइंट्स हैं। मैं ना यहाँ पे पहला पॉइंट पी ले लेती हूँ, इसी लाइन में एक दूसरा पॉइंट क्यू ले लेती हूँ। पी और क्यू के दरमियान जो फासला है ना, ये 30 मीटर है। तो ये जो यहाँ पे बंदा खड़ा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब वो ऐसे बनना तो अपवर्ड इस तरह से है, तो हम उसको इस तरह बनाएंगे डाउनवर्ड ही। मतलब 2 एंगल्स बन रहे हैं पी और क्यू के साथ रिस्पेक्टिवली। पी के साथ बनने वाला एंगल जो है वो 12 डिग्री है और क्यू के साथ बनने वाला एंगल 15 डिग्री है। पी क्यू अगर हम इस 2 पॉइंट्स को नाम दे रहे हैं तो हम इसको बाकियों को नाम दे सकते हैं आर और इसको नाम दे सकते हैं एस का। तो अब हमने ये हाइट फाइंड करनी है। ये हाइट निकालने के लिए छोटी ट्रायंगल में हमें क्यू आर चाहिए, बड़ी ट्रायंगल को अगर हम यूज़ करें तो तब भी हमने हाइट फाइंड करनी है। पहले मैं ट्रायंगल पी आर एस को यूज़ कर रही हूँ, इन ट्रायंगल पी आर एस। अब ये हाइट निकालने के लिए ना पहले हमें क्यू आर चाहिए। मैं इसको नाम दे देती हूँ कि लेट्स सपोज ये एक्स है। बेसिकली एक्स हमारे पास आएगा तब हम हाइट फाइंड कर सकते हैं। पी क्यू आर, अब इसमें भी 2 चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, एक तो परपेंडिकुलर और दूसरा पी से आर बेस। परपेंडिकुलर और बेस की बात आए तो वहाँ पर tan यूज़ होता है। तो tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। तो अब हम इसमें अगर वैल्यूज़ पुट करें तो इस बड़ी ट्रायंगल का बाहर वाली का जो एंगल है ये 12 है। परपेंडिकुलर ये हाइट है जो हमने फाइंड करनी है। बेस यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक पी क्यू प्लस क्यू आर है, तो ये तो 30 है और ये एक्स है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 30 प्लस एक्स, क्योंकि हमने हाइट फाइंड करनी है। अब मैं यहाँ से हाइट की वैल्यू अलग कर लेती हूँ, तो बाकी ये आ जाएगा 10 12 इंटू 30 प्लस एक्स। तो ये एक इक्वेशन बन गई ना। हाइट भी हम नहीं निकाल सकते क्योंकि एक्स अननोन है, तो इस वजह से इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब हम दूसरी ट्रायंगल जो क्यू आर एस है ना, जो छोटी ट्रायंगल है, अब इसको यूज़ करने लगे हैं। तो इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो हमें tan यूज़ करना पड़ेगा और एंगल 15 है।
तो यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा यानी tan 15। परपेंडिकुलर एस और आर का जो डिस्टेंस है वो एच है और क्यू से आर बेस यहाँ पे एक्स है। तो मैं आपको दिखाती हूँ प्यारे बच्चों, ये देखें tan 15 परपेंडिकुलर एच और बेस क्यू आर, इस ट्रायंगल की बात हो रही है ना, क्यू आर एस छोटी ट्रायंगल की, तो ये फासला एक्स था बेस का, इस वजह से यहाँ एक्स आ गया। यहाँ से भी हम हाइट की वैल्यू अलग कर लेते हैं, तो tan 15 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, tan 15 एक्स के साथ मल्टीप्लाई, इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। अब इक्वेशन 1 में भी अगर हम देखें तो हाइट है, ये भी हाइट है, तो मैं दोनों को इक्वल रख सकती हूँ ना, ये मैं इस तरह लिख लेती हूँ फ्रॉम 1 एंड 2 हाइट इज इक्वल टू हाइट। हाइट के इक्वल है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, मीन्स के दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल हैं, तो मैं आप दोनों को इक्वल लिख लेती हूँ। मीन्स के tan 12 डिग्री इंटू 30 प्लस एक्स ये इक्वल है tan 15 एक्स के। इस तरह से प्यारे बच्चों मैंने इन वैल्यूज़ को लिख लिया, क्योंकि दोनों में x भी था और ये पहले आएगा यहाँ से। अब बेसिकली ये दो हमारे पास जो इक्वेशंस बन गई ना, एक ये दोनों साइड्स में सिंप्लीफाई करते हुए हम x फाइंड करेंगे, फिर आपकी अपनी मर्जी x को आप इधर 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें, तो आपके पास हाइट की वैल्यू आ जाएगी, एक ट्री की हाइट जो बेसिकली हमने फाइंड करनी है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो x वाली वैल्यूज़ को हम एक साइड पे कर लेते हैं और tan वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे। यहाँ पे ये 30 प्लस एक्स था, अगर मैं इस x को इधर ले आऊँ मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे tan 15 था और ये tan 12 इसके साथ मल्टीप्लाई था, अगर मैं इस साइड पे ले आऊँ तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब ये x दोनों पे डिवाइड हो रहा है, तो मैं इसको अलग अलग करके डिवाइड कर लूँगी, 30 बाई एक्स और x बाई एक्स। अब इन दोनों को अगर डिवाइड करें तो आंसर आता है 1.26। ये इससे कैंसिल आउट, यहाँ पे 1 रह जाएगा, क्योंकि हमें x चाहिए ना, इस 1 को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊँगी, तो 1.26 था, ये 1 प्लस था, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब 1.26 में से जब 1 माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.2606। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, तो अगर हम यहाँ से x निकालें ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 ऊपर आ जाएगा और ये वैल्यू यहाँ पे इसके डिवाइड में आ जाएगी। तो अगर हम इसको 30 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये आएगा 115.1। अब ये वैल्यू आ गई है x की। अब x की वैल्यू तो आ गई है, अब किसकी वैल्यू रह गई है, हाइट की वैल्यू रह गई। अब हाइट निकालने के लिए प्यारे बच्चों, एक तो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है, दूसरी इक्वेशन नंबर 2 है, आपकी अपनी चॉइस है, जिसमें मर्जी पुट कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 2 में पुट करना थोड़ा ज़्यादा सिंपल है, मैं इसलिए 2 में पुट कर रही हूँ, अगर आप 1 में भी पुट करते हैं ना तो आंसर सेम आएगा। नाउ वी फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, सो h इज़ इक्वल टू tan 15 और यहाँ पे आप x मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 115.11। पहले आपने tan 15 का आंसर निकालना है, फिर उसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 30.84 मीटर ये एक ट्री की हाइट आ जाएगी जो हमने फाइंड करनी थी। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की पहले अगर हम स्टेटमेंट देखें तो ये एक जॉइंट फेरस व्हील, ये आपने अक्सर पार्क्स वगैरह में देखा होगा, एक झूला होता है, यहाँ पे बुक पे ना पेज 213 पे बना हुआ है, इसको जॉइंट फेरस व्हील कहते हैं। जो मतलब जॉइंट का मतलब तो बेसिकली बहुत तेज़ी से ऐसे चल रहा है, फेरस व्हील होता है ये झूला है। तो ये झूला आपने प्यारे बच्चों अक्सर पार्क्स में डिफरेंट प्लेसेस पे देखा होगा। ये झूला ग्राउंड के साथ हो तो फिर ये इसकी जो ये बॉक्सेस है ना, ये ग्राउंड पे लगते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर बनाया जाता है, ग्राउंड से थोड़ा सा ये झूला ऊपर होता है, नीचे 1-2 स्टेप्स बने होते हैं जिन पे आप चढ़ के ना आगे इन बॉक्सेस में बैठते हैं, तो ये सारे बॉक्सेस फिल होते हैं, तो फिर ये झूला ऐसे सर्कुलेट करता है, चलता है। अब फेरस व्हील की ना मैंने स्टार्ट में आपको बताया एक सिनुसाइडल इक्वेशन बनानी होती है। अब पिछले जितने क्वेश्चन से एक मॉडल इक्वेशन दी गई थी, अगला जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना 5, इसमें कहेगा कि मॉडल इक्वेशन बनाएं फेरस व्हील के अंदर। ये देखें a प्लस बी कोस सी टी प्लस डी, ए बी क्या होता है ये मैं सारी चीज़ें ना स्टार्ट में पहले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। अब ये चीज़ याद रखने वाली ये है कि एक फेरस व्हील के अंदर ये इक्वेशन होती है जो हमने बनानी होती है, a माइनस बी कोस सी टी। ए आपको पता है जो मीन से मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रही होती है ना वेव, मैंने आपको बताया था वो फासला होता है, बी जो उसके अंदर फासला होता है उसको हम कहते हैं, और ये इक्वेशन होती है। अब यहाँ साइन क्यों नहीं आया, क्योंकि देखें ना ये जब झूला चलना स्टार्ट होता है ना 0 से, अब ये इक्वेशन a प्लस बी साइन सी टी भी तो हो सकती थी, ऐसा तो आपके माइंड में आएगा, लेकिन साइन क्यों नहीं यूज़ होता, क्योंकि जब ये 0 पॉइंट से जब स्टार्ट होता है तो साइन 0 पे 0 मीन्स ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, कोस 0 पे 1 होता है, तो हम ये वाली वैल्यू इसकी मैक्सिमम वैल्यू कोस पे आती है, तो हमें कोस लेना होता है।
और माइनस क्यों आता है? क्योंकि हर पॉइंट पे वैल्यू चेंज होती रहती है, ज़रूरी नहीं है कि वो हर जगह पे ऊपर या नीचे किसी जगह पे भी है तो वो सेम रहे, तो माइनस का साइन इस वजह से आता है। तो ये एक इक्वेशन आपने लाजमी याद रख लेनी है कि फेरस व्हील की मॉडल इक्वेशन ये होती है। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा गया। बड़ा आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आप मेरे साथ साथ करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अ जॉइंट फेरस व्हील हैज़ अ डायामीटर ऑफ 60 फीट। एक जॉइंट फेरस व्हील है जिसका डायामीटर बताया गया है 60 फीट है। लोएस्ट पॉइंट ऑफ द व्हील इज लोकेटेड 6 फीट अबव द ग्राउंड। उसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो ग्राउंड से कितना ऊपर है? 6 फीट ऊपर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि झूला थोड़ा सा ग्राउंड से ऊपर होता है और वो 6 फीट ऊपर है। द व्हील कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन एवरी 80 सेकेंड। और हर 80 सेकंड के बाद झूला अपनी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। मेन काम ये है, 3 पार्ट्स हैं। एक तो मॉडल इक्वेशन बनानी है एच ऑफ टी में फेरस व्हील की, फाइंड मैक्सिमम हाइट करनी है, और सी पार्ट में हाइट ऑफ द राइडर फ्रॉम द ग्राउंड। अगर आफ्टर 35 सेकंड के बाद टाइम 35 सेकंड हो फॉर फाइंड द हाइट, तो फिर कितना ऊंचा जाएगा झूला, हाइट फाइंड करनी है। अब जो डाटा गिवन है ना, पहले तो हम उसको लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें इस क्वेश्चन के अंदर बताई गई। तो प्यारे बच्चों, मैं साथ साथ यहाँ पे एक देखें ना, पहले तो ये फेरस व्हील बनाती हूँ। कोशिश करते हैं थोड़ी सी आपको समझ ज़रा ज़्यादा अच्छी आ जाएगी। ये ग्राउंड है, ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर ये एक फेरस व्हील है। अब ये जो फेरस व्हील है ये ग्राउंड से कितने फीट ऊपर है? क्वेश्चन में बताया गया है 6 फीट ऊपर है। अब इसका डायामीटर देखिए, मैं अगर एक सर्कल ड्रा करूँ ना, तो सेंटर से यहाँ तक का फासला रेडियस होता है, सेंटर से ये फासला भी रेडियस होता है, ये रेडियस और ये रेडियस, तो ये पूरा क्या कहलाता है? डायामीटर कहलाता है। तो बेसिकली डायामीटर ये पूरा, रेडियस जो होता है ना ये वाला, ये रेडियस पूरा डायामीटर। अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस तो डायामीटर का हाफ होता है। अगर यहाँ से यहाँ तक डायामीटर है तो फिर ये रेडियस होता है ना, सेंटर से ये फासला भी रेडियस, ये भी रेडियस, पूरा डायामीटर होता है, उसका हाफ रेडियस होता है। अच्छा, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई? तो ये देखें, ये सेंटर है ना, और अब मैं यहाँ पे पहले लिख लेती हूँ। क्वेश्चन में बताया गया है कि डायामीटर कितना है झूले का, जो डायामीटर है वो आपको बताया गया क्वेश्चन के अंदर कि वो 60 फीट है। डायामीटर कितना है? 60 फीट है। अगर मैं रेडियस निकालूं तो रेडियस क्या होगा? डायामीटर का हाफ होगा ना, 60 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आर की वैल्यू आपके पास 30। तो ये सेंटर है, सेंटर से ये फासला 30 है, और सेंटर से मैं ये फासला भी ले लेती हूँ कि ये भी 30 है। तो 30 + 30 ये पूरा डायामीटर, या इधर ड्रा कर लें, मैंने इसको इधर ड्रा कर दिया, बेशक ऊपर कर लें, 30 + 30 वो 60 बन जाएगा ना। पूरा डायामीटर हाफ रेडियस होता है। ये बात बताने का मतलब ये था। अब सिंपल सी बात यह है कि मॉडल इक्वेशन फेरस व्हील की मैंने आपको बताई कि आपने याद रखनी है एच ऑफ टी ए माइनस बी कोस सी टी होती है। तो ये इक्वेशन हमने बनानी है, हमें ए पता होना चाहिए, बी पता होना चाहिए, सी पता होना चाहिए, तो हमारा ये पहला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा जिसके अंदर हमने मॉडल इक्वेशन बनानी है। इसके लिए हमें, अच्छा, एक और चीज़ गिवन थी कि ये जो झूला है ये 80 सेकंड के अंदर अपनी एक रेवोल्यूशन मुकम्मल करता है। ये भी मैंने डाटा लिख लिया। अब प्यारे बच्चों, एक मॉडल इक्वेशन बनानी है हमने। ए हम फाइंड करते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने स्टार्ट में एक सिनुसाइडल इक्वेशन से आपको बताया था, ए होता है जो उसके बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट से फासला होता है। तो यहाँ से इसके सेंटर तक का ये जो फासला होता है ना, ये ए कहलाता है। तो ये 6 है, और ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड से ऊपर 6 फीट है, और ये फासला 30 है। तो ए हमारे पास सेंटर से, ग्राउंड से इस सेंटर पॉइंट तक का फासला आ जाएगा, ये होगा 36। बी क्या होता है? बी जो उसके अंदर फासला आ रहा होता है, जैसे मैंने इस तरह से आपको एक्स वाई एक्सिस के ऊपर बताया था। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से एक वेव ड्रा करूँ, इस तरह से, ये इसका एम्पलीट्यूड डिस्टेंस होता है। तो ए यहाँ से यहाँ तक का फासला, और बी ये वाला जो अंदर पॉइंट आ रहा होता है, तो इसके अंदर ये है, तो मीन्स बी अब ये वाली वैल्यू है। तो ये कितनी है? ये 30 है। तो बी की वैल्यू कितनी है? 30 है। अब सी रह गया। ये ना मैंने स्टार्ट में एग्जांपल आपको जब स्टार्ट करवाई थी 11.3 वहाँ पे बताई थी। सी भी बताया था। सी होता है बेसिकली पीरियड, 2π/c। इस फार्मूला को इस तरह भी लिखते हैं, 2π/w एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, या 2π/t। ये तीनों चीज़ें सेम है। पीरियड फाइंड करने के लिए तीनों में से कोई सा फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे। तो नेक्स्ट हम सी फाइंड करेंगे 2π/t, क्योंकि हमारे पास बताया गया है कि कंप्लीट रेवोल्यूशन 80 सेकंड में हो रही है। तो अब यहाँ पे टी की जगह पे हम 80 पुट कर देंगे, और 2 4s are 8, तो यहाँ पे आ जाएगा π/40। तो ये हमारे पास सी की वैल्यू भी आ गई। तो अब हम मॉडल इक्वेशन बना सकते हैं ना, एच ऑफ टी झूले की, फेरस व्हील की मॉडल इक्वेशन a - b cos सी टी। तो सारी वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं, इसमें पुट कर देंगे। a की वैल्यू 36 है, b की वैल्यू 30 है, कोस सी टी, सी आ जाएगा π/40 और साथ टी। तो दिस इज़ आवर मॉडल इक्वेशन फॉर फेरस व्हील, जो हमने पहले पार्ट में फाइंड करनी थी। बड़ा सिंपल सा था पहला पार्ट।
तो प्यारे बच्चों, ये मेरे ख्याल में आपकी एक्सरसाइज में ना टोटल 2 ही ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपने मॉडल इक्वेशन बनानी होगी। एक ये है, इसके बाद मेरे ख्याल में 7th है, तो बस 2 है, बाकी तो सिंपल है। आपने बस डाटा को एक वो क्वेश्चन को देख के परेशान नहीं हो जाना, सोल्यूशन देखना है कि वो कितना सिंपल है। अब हम नेक्स्ट पार्ट नंबर बी की बात करते हैं, और पार्ट नंबर बी में मैं बताती हूँ आपको क्या कहा गया है कि मैक्सिमम हाइट फाइंड करें, मैक्सिमम हाइट फाइंड करें। तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट हम कैसे निकालेंगे, अब देखिएगा, गौर करना है आपने। मैक्सिमम हाइट, इस झूले की मैक्सिमम हाइट यहाँ से यहाँ तक है, ये है, तो ये हमें पता है 6 है, और यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस और ये रेडियस डायामीटर है 6, 30 ये और 30 ये टोटल कितना बन जाएगा, 66 फीट बन जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट ग्राउंड से फासला, फिर बाकी सारा डायामीटर ऐड कर लें, 30 + 30 कर लें, या डायामीटर डायरेक्ट 60 कर लें, तो ये 66 फीट इसकी मैक्सिमम हाइट हो सकती है। ये इसका आंसर होगा। अब पार्ट नंबर सी बड़ा सिंपल सा पार्ट है। इसमें यह कहा गया है कि अगर आपके पास ना टाइम 35 सेकंड हो, 35 सेकंड के बाद फेरिस व्हील की हाइट क्या होगी, हाइट बेसिकली आप फाइंड करें। तो मॉडल इक्वेशन जो हमने बनाई हुई है ना, मैं यहाँ पे इसको आगे सोल्व कर रही हूँ। मॉडल इक्वेशन हमारे पास h(t) क्या आई है, 36 - 30 cos π/40t ये आई है। अब इसमें यह कहा गया है कि अगर आपके पास टाइम 35 हो, फिर हाइट कितनी होगी, एट व्हाट हाइट, फाइंड हाइट का वर्ड इस्तेमाल किया गया, मतलब आपने यहाँ से हाइट फाइंड करनी है। तो टी की जगह पे 35 पुट कर देंगे, 36 - 30 cos और π/40, और यहाँ पे भी टी की जगह पे हम 35 पुट कर देंगे। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन है, और ये सारा काम कैलकुलेटर पे हो जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है तो कर लेंगे, उम्मीद करती हूँ। यहाँ आपने 180 पुट कर देना है, मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इसका आपने फिर कोस ले लेना है, उसको आपने 30 से मल्टीप्लाई, फिर 36 में से माइनस। तो मैं फाइनल आंसर लिखने लगी हूँ, ना हुआ तो आप मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं इसको अगेन यहाँ से सिंप्लीफाई करवा दूँगी, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन बड़ी आसान सी है, या आप लोग ईजीली कर भी सकते हैं। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनका सोल्यूशन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसको आपने लाजमी सिंप्लीफाई करना है। देखिए यहाँ पे आप इस तरह से करेंगे, 180 × 35 / 40। पहले सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी, उसका कोस लेंगे, फिर उसको 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस तरीके से।